एक समय की बात है। रामपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास न तो कोई जमीन भी नहीं थी और न खाने के लिए कोई साधन था। सोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। ये देखकर सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते और कहते कि हमारे पास ना अपना घर है ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, वह बहुत ईमानदार है, उसने किसी के साथ गलत नहीं किया है, कभी तो भगवान उसके साथ अच्छा करेगा। उसने बचपन से बहुत परेशानियां उठाई है पर उसने हार नहीं मानी। देखना रीमा, एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे यकीन था कि वह मेहनत करता रहेगा तो उसका भाग्य भी बदलेगा। एक दिन सोहन लाला राम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसने देखा कि लाला राम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लाला राम को उदास देख मोहन तुरंत लाला राम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है, मुझे बताएं, मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। सोहन की बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आ गया और वह सोहन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल जा यहां से, अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। सब वक्त वक्त की कीमत है, सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मैं मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सोहन की बात सुनकर जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब सीख मेरे पिता की है। मेरे पिता मुझे समझाते कि सोहन बेटा, हमारे यहाँ इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं। और कहते कि लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के हर मुश्किल हालात गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। मालिक बताइए, हुआ क्या है? रुको, मैं बताता हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन पर 2 व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है और शायद उन्होंने अब खेती करना भी शुरू कर दिया है। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि वो मेरी पुश्तैनी जमीन में कैसे वापस लूं। फिर सोहन मन में एक योजना सोचता है, फिर अपनी योजना मालिक को बताता है। मालिक को ये योजना उचित लगी। सोहन फिर से अपने काम पर चला जाता है। अगली सुबह सोहन जगत और विनोद नाम के 2 व्यक्तियों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लाला राम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। वह उनके पास पहुंचकर बोला, नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं मजदूर हूँ, पास एक गांव में रहता हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ और कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। यह तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके यहाँ बहुत सारी जमीन है, आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे आपके यहाँ काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो, कल से तुम काम पर आने लगो।
अगले दिन से सोहन काम पर जाने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगत विनोद से बोला, ये सोहन बड़ा मेहनती है, ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर लेता है। सोहन की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जगत और विनोद अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि सोहन इतनी देर तक काम कर रहा है। सोहन भाई, अब तो रात होने वाली है, तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। सोहन, फिर हम जाते हैं। इसके बाद जगत और विनोद खेत को सोहन के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह जगत और विनोद अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। फिर दोनों उनसे पूछने लगे। क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? थानेदार साहब ने पूछा कि क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है, हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालनी पड़ेगी। थानेदार साहब, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तुम दोनों अच्छी तरह से समझ जाओगे कि तुम्हारी जमीन से क्या नहीं। फिर दोनों पीछे पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कैसे आ गई? अब बहाने मत बनाओ, पहले लोगों को मारो और अपनी जमीन में गाड़ दो, और आप ये कह रहे हो कि क्या है? ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता है। अब झूठ मत बोलो। फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम लोगों को उम्र कैद की सजा तो होगी। फिर थानेदार साहब से दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं। थानेदार साहब, मुझे नहीं पता यह लाश यहाँ कौन गाड़ गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने एक तरकीब सोची कि तभी सोहन वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? सोहन, देखो, पता नहीं हमारी जमीन में ये लाश कहाँ से आई है, और थानेदार साहब को लगता है कि ये लाश हमने मारकर गाड़ी है। अब तुम ही कोई उपाय सोचकर बताओ जिससे हम ये परेशानी से बच सके। जगत और विनोद अपनी जान बचाने के चक्कर में सोहन को जमीन के बारे में सब सच सच बताते हैं कि यह जमीन लालाराम से हमने हड़प ली थी। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये जमीन सेठ लालाराम की है, और आप बोल रहे थे कि ये जमीन मैंने लालाराम से खरीदी थी। सोहन भाई, मैंने यह जमीन सेठ लालाराम से हड़पी थी। सेठ जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन सेठ जी, उससे पहले आप ये बताइए कि आपको अपनी जान प्यारी है कि जमीन? सोहन भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जमीन से ज्यादा हमें अपनी जान प्यारी है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जाकर थानेदार साहब को बताइए कि ये जमीन सेठ लालाराम की है। आप उनसे बोलिए कि ये जमीन हमने कुछ महीने पहले काम करने के लिए ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे सोहन, इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, आप मेरी तरकीब नहीं समझ पाए। जब ये बात थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ लालाराम की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ लालाराम को। और जब सेठ लालाराम जेल चला जाएगा तो आप फिर से जमीन पर कब्जा कर लेना। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और ये जमीन आपके ही पास रहेगी। सोहन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह सोहन, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और सोहन ने जो कुछ भी कहा था वही बात दोनों थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है, हमने कुछ महीने पहले ये खेत लालाराम सेठ से लिया था। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो, तुम किसी और को फंसाकर अपनी अपनी जान बचाना चाहते हो। साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो सोहन से पूछ लीजिए, वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वो सेठ लालाराम के यहाँ काम करता था। बोलो सोहन, ये जमीन
किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है, जगत सेठ। और विनोद सेठ ने कुछ दिनों से खेती करना शुरू किया है। उनकी बात सुनकर थानेदार ने सोहन से कहा, सेठ लालाराम को बुला ले आओ। सोहन जाकर सेठ लालाराम को बुला लेता है, परंतु लालाराम अपने साथ गांव के सरपंच को अपने साथ ले आता है। सरपंच कहता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? फिर थानेदार बोलता है, देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से कंकाल निकला है और अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी नहीं है बल्कि सेठ लालाराम की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख जगत ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर मोहन से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन सेठ लालाराम की है? हमारे यहाँ के बड़े साहब बोल रहे थे कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि ये जमीन लालाराम की है। नहीं साहब, हमने लालाराम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। फिर सरपंच बोलता है, थानेदार साहब अब आप जाए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच ने लालाराम से कहा, तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे सरपंच साहब, ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलके मेरी जमीन हड़प ली। मैं और मोहन ने मिलके ये तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सके। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी सेठ लालाराम को वापस दे देंगे। जगत और विनोद दोनों सरपंच और सेठ लालाराम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाते देख उन्होंने माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ लालाराम ने अपना केस वापस ले लिया। लालाराम के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ लालाराम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है जगत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दिया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारी साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ लालाराम ने सोहन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। सोहन, जैसा कि मैं वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है, तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो सोहन, तुमने मुझसे क्या कहा था, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ लालाराम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाली विनोद और जगत को सबक से सिखाया। इस तरह सोहन ने अपनी चतुराई से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और रब्बा भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।